प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, हमारे वरिष्ठ साथी गोविंद मेघवाल जी, मोहम्मद सिंह भाटी जी, जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत जी, नित्यानंद जी सिहार, आदरणीय सुशीला जोगी जी, शिमला नायक जी, मोहन नायक जी, डूंगराम जी गहलोत साहब, जहूर रहमान, धर्मेंद्र राठौर साहब और हमारे पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा, महेंद्र गहलोत, पवन गोदारा जी, राजेंद्र गोल और डॉक्टर करवास साहब जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, मुलाराम जी मेघवाल, सद्दाम हुसैन साहब, देवेंद्र बिस्सा जी, स्वामी जी और तमाम उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथी। संविधान बचाओ, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है देशवासियों को, ये बहुत समय पर मैं समझता हूँ कि जैसे ही उनको एहसास हुआ कि ये मानने वाले नहीं, शुरू में झूठे वाले करके सिस्टम आ गए। अभी कल्ला जी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसे कहते हैं? यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की थी, आरोप लगे कई, वो आरोप कहाँ गए? लोकपाल कहाँ गया? 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? कोलगेट कहाँ गया? कोई नाम ले लिया। माहौल बना के और फिर ऐसा माहौल बनाया गया, सरकार बनेगी एनडीए की, बीजेपी की, तो विदेश में जो पैसा पड़ा हुआ है स्विस बैंकों में, वो लेके आएंगे। लोग बड़े खुश हुए और इतना पैसा आएगा, हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। 2 करोड़ नौजवान नौकरियां देंगे। 2 करोड़ किसे कहते हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लोगों ने विश्वास किया उनके। अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, MSP के कानून पास कर देंगे। मेरे मुख्यमंत्री था तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तभी वो बोला करते थे कि केंद्र सरकार किसानों के लिए MSP जो है उनको कानून के रूप में क्यों नहीं लागू करती है। अब उनको पूछिए, 600-700 किसान मर गए, वो आपका जो आह्वान था देश में वो कहाँ गया? अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका? तो आप सोच सकते हैं, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ भूमिका के रूप में कि संविधान बचाने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई काम अभी प्रेम पर मुझे भेंट किया गया। आजकल तो अभी मैं सर्किट हाउस में था, तब भी हमारे नौजवान साथी प्रियम्बर का प्रेम करा के लाके देते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें, कम से कम समय आ गया है, संविधान बचाओ का जो नारा दिया राहुल जी ने, रैलियाँ हो रही है, उसमें आप सब जो है जिला कांग्रेस कमेटी व्यवस्था कर देगी। प्रियम्बर जो है कम से कम वो छपा करके शॉर्ट के अंदर वो अपने घर में लगा दें। आप तो पढ़े ही पढ़े, घर में बच्चे पढ़ेंगे, बचपन से संस्कार बन जाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का प्रियम्बल क्या है, मूल भावना क्या है। और जब बचपन से सीखेंगे वो, तो वो हमारे आज के बच्चे कल के जो भविष्य है, भविष्य के निर्माता है देश के, उनके ज़माने में डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, क्योंकि वो संस्कारवान होंगे प्रेमबल को लेकर। इतना शानदार प्रेमबल है, समानता का भी, सबको अधिकार, बोलने का अधिकार भी, सामाजिक सिक्योरिटी का अधिकार भी, मूल भावना संविधान की प्रेमबल मानी जाती है। मैं आह्वान करूँगा पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम प्रेमबल लगा दे। ये जो आज फासिस्ट लोग हैं जो समाप्त करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, मुकुट पहनने का है डेमोक्रेसी का, इनका कोई यकीन नहीं है लोग
लोकतंत्र के अंदर, वरना कभी ध्रुवीकरण नहीं करते। इनको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमान 20% है, और जब आज़ाद हुआ मुल्क, 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना 2, तब यहाँ के मुसलमानों ने यहाँ रहना पसंद किया, वो यहाँ रह रहे। जिन्होंने पसंद किया हम पाकिस्तान जाएंगे, वो पाकिस्तान चले गए। जब यहाँ के मुसलमानों ने तय किया हम यहाँ रहेंगे, तभी वो रह रहे हैं यहाँ पर। अब आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, देश को बांट रहे हो, और चुनाव जीत रहे हो हिंदू के नाम पर। कब तक जीतोगे आप? कब तक जीतोगे? क्या हम हिंदू नहीं हैं बैठे हुए लोग? हम हिंदू नहीं हैं, हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। संविधान की मूल भावना है सभी धर्म के लोग अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। आप डॉक्टर अम्बेडकर जी नाम लेते हो वोट लेने के लिए, अम्बेडकर क्या कहता है, उनका संविधान क्या कहता है, उनकी मूल भावना क्या कहती है, उसके लिए क्या कहना आपका? अगर आपके दिल में संविधान का सम्मान होता, जो कभी नहीं रहा है, संविधान बनाया अम्बेडकर ने, तभी नहीं रहा था, तब भी आरएसएस ने कहा हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति के आधार इस संविधान को मानेंगे। उस पर भी कह दिया गया था। आप सोच सकते हो वो पार्टी राज कर रही है देश के अंदर, जिसका कोई विश्वास नहीं संविधान का। अभी हाल ही में होशपोले साहब थे उनके बीजेपी के आरएसएस, उन्होंने कहा दिल्ली में संविधान से जो समाजवादी शब्द जो है और धर्मनिरपेक्षता शब्द घटा दो। पूरे देश में बहस की गई, और अब जाके पार्लियामेंट में परसों कहना पड़ा मंत्री को ये हमारी कोई इच्छा नहीं है दोनों शब्द हटाने की, मजबूरी करने कहना पड़ा। पर नीयत साफ आ गई, नीयत सामने आ गई, ये चाहते क्या है? धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का सम्मान, वो नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बने, हिंदू राष्ट्र कैसे बने, ये भावना मूल इनकी है। उसी ढंग से इनके तमाम एक्शन हो रहे हैं, और तमाम इनके जो है जो निर्णय हो रहे हैं वो वही भावना है, उसके आधार पर हो रहे हैं। और आरएसएस या बीजेपी हो, एजेंडा कॉमन है दोनों का, हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब ये स्थिति है देश के अंदर, आप देश को बांट रहे हो हिंदू मुसलमान के नाम पर, या सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी है, जैन भी है, इतने धर्म के लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी ने तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप मेरे कई लोग जानते होंगे उस वक्त में कितने लोग मरते थे, लोग हिंदू 25, 50, 60 बस में, ट्रेन में स्थिति थी रोज के। वो वक्त देखा हम लोगों ने, हम भी पार्लियामेंट में थे, हम भी मंत्री थे इंदिरा गांधी के साथ। छलनी हो गया इंदिरा गांधी का, उनको प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनका स्वागत, उनको मार दिया गया, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। कभी नाम लेते मोदी जी इस बात का, कभी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा। कभी मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, ये बोलते हैं कभी। पंडित नेहरू के बारे में बोलते हैं कि आधारभूत ढांचा, बड़े बड़े बांध, आज जो पानी आ रहा है इंदिरा गांधी के आधार का, अगर नेहरू की नीति नहीं होती पता नहीं क्या होता। बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, सब कुछ बनाए हुए हमारे घर। इतिहास को जो याद नहीं करता है, पुराने इतिहास को, वो खुद का इतिहास कभी नहीं बना पाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोलने में लच्छेदार भाषण देने में माहिर है मोदी जी।
आप जानते हो कि कैसे बोलते हो। कई बार तथ्य बहुत गलत निकलते हैं। बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि साहित्यकार जानते हैं, जिनके पीछे बड़ी हुई सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट, कितने पत्रकार साहित्यकार जेल में बंद देश में, किसी को नहीं मालूम। सरकार के खिलाफ में आलोचना कर दो, आप देशद्रोही हो। ये संविधान की भावना का अनुरूप है ये। इसलिए राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान खतरे के अंदर? बुलडोजर चल रहा है यूपी के अंदर, बुलडोजर। अरे पुरानी कहावत थी कि अगर 100 छूट जाए लोग कोर्ट के अंदर बरी हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए, ये भावना होती कोर्ट। यहाँ तो आप चुन चुन करके बुलडोजर चला रहे हो मकानों पर। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में गले निकाल लेते हो आप। ये संविधान की दर्जा नहीं उठ रही है। राहुल गांधी क्यों हाथ में लेके संविधान को चलते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूँगा, वो कन्हैयालाल की बात करिए, मेरे बोल बोलता हूँ। कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ, मैं जोधपुर में था, सब काम छोड़ के मैं भागा उदयपुर। उस माहौल के अंदर, माहौल में मैं गया, उस गली के अंदर क्या भीड़ थी, छतें भरी हुई थी, हिंदू मुस्लिम का टेंशन था। और बीजेपी नेता गुलाब नबी कटारिया जी वहाँ के एमएलए थे, नेता प्रतिपक्ष थे, हैदराबाद गए, कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। जितने नेता थे बीजेपी के, वो चिंता नहीं थी कि कहीं दंगे नहीं भड़क जाए पूरे प्रदेश के अंदर। मारने की घटना थी। हमने 2 घंटे के अंदर अंदर दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया और उसी रात इस केस को ले लिया एनआईए ने। आज तक 3 साल हो गए हैं, पूरा राजस्थान पूछ रहा है मोदी जी को, अमित शाह जी को, आपकी एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चालान पेश कर दिया, पेश नहीं हो रही है, बयान नहीं हो रहे, वो कोर्ट खाली पड़ा था, जज बैठते नहीं वहाँ पर। तो परिवार पूछ रहा है कि क्या होगा हमारे जो मर्डर हो गया हमारे यहाँ पर, उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता। अमित शाह जी आए थे, तो मैंने उस दिन भी ट्वीट किया, अमित शाह जी आप जवाब दे के जाओ कि भाई जो आपने जो एनआईए केस ले लिया हमसे, हमारे पास केस होता तो अभी तक तो पता नहीं उनको सजा होती, फांसी होती, आजीवन कारावास होता, कुछ भी होता। पर आज कुछ नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं इनको। और चुनाव के अंदर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कैंपेन किया, अरे हमने आज़ादी के बाद में 50 लाख रुपये किसी को दिए हैं, तो कन्हैयालाल के परिवार को मैंने दिए थे आज़ादी के बाद में, और दोनों बच्चे नौकरी लगा दी। बच्चे मुझसे मिलने आए साइकिल हाउस के अंदर धन्यवाद देने के लिए। बात इनको पूछो, आपने चुनाव में मुद्दा बना दिया, मुसलमान मरा 50 लाख दे दिए, हिंदू मरा कन्हैयालाल 5 लाख दिए, और लोगों के जहन में बैठ गई बात, किस वास्ते में सच बोले होंगे लोग मोदी जी और अमित शाह। आप बताइए, चुनाव हारने में और कारणों में एक कारण ये भी था, झूठ बोल बोल करके उन्होंने कैंपेन किया, और चुनाव हम जीत सकते थे इस बार। आप लोगों का माइंड बना हुआ था, माहौल बना हुआ था, इतने शानदार काम हुए। उस कामों की तारीफ, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, चाहे पेंशन हो, घर घर के अंदर जो हमने काम दे दिए। शिक्षा में स्कूलें खोल दी, अंग्रेजी की 2 थे शिक्षा मंत्री उस वक्त में। क्या नहीं किया हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कॉलेज में मांगी दे दी हम लोगों ने। पता नहीं कॉलेज में इन लोगों ने कितनी कॉलेज खोल गए, 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 कॉलेज एक क्षेत्र में खोली है। ऐसा आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ। 70 साल में खोली है 250 कॉलेज, हमने खोली 300 कॉलेज खोली 5 साल के अंदर।
500 लड़के की पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कन्वर्ट कर देंगे हम कॉलेज के अंदर, ये आदेश दे। तो कहने का मतलब है कि जो हालात बने हैं, धनखड़ साहब का मामला, धनखड़ साहब हमेशा खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, उन्हें शिकायत आई विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को भी, कि धनखड़ साहब बहुत पक्ष लेते हैं, सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं। शिकायत हमारी थी उनसे, हमारी शिकायत थी। पर आप बताओ, अचानक ही एक शाम ट्वीट आता है, धनखड़ साहब का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हो गया। शिकायत हमारी। अब किन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ, ये संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक पद है। और मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपका विश्वास डेमोक्रेसी में है? आपने जिस रूप में उपराष्ट्रपति को दबाव दिया, इस्तीफा मांगा, आप धमकी दी हम आपके खिलाफ में, देखिए साइन हो गए एमपीज के, खाली पेपर में साइन करवा दिए एमपीज के। मैंने सुना वो साइन इसीलिए करवाए गए थे, इनका बताने के लिए, देखिए आपके खिलाफ इतने साइन हो गए हैं, आपके खिलाफ लाएंगे हम लोग कॉन्फ्रेंस। बीजेपी खुद ही क्या, किन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ किसी को नहीं मालूम। धनखड़ साहब भी अभी तक तो कमेंट किया नहीं, बोले भी नहीं, किसी मिले भी नहीं है वो। किन परिस्थितियों में धनखड़ साहब नहीं मिल रहे हैं वो भी सामने आने की पब्लिक है। वो संवैधानिक पद था। धनखड़ साहब इतने दिन हो गए, अभी तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो पुराना भवन है जो, उसी में है वो बोल नहीं रहे, बोले नहीं है। क्या कारण है? वो बोले उपराष्ट्रपति थे, मामूली पद नहीं हो। राष्ट्रपति नंबर 1 प्रोटोकॉल में, उपराष्ट्रपति नंबर 2, और उसके बाद में आते प्रधानमंत्री नंबर 3 का। आपने क्या स्थिति पैदा की होगी, उनको इसमें मांगा होगा आपने, या दबाव में दिया होगा। ये बात बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। वो राजस्थान के थे, कम से कम किसान की बात तो करते थे वो हाउस के अंदर। ये बात आपने उनको जिस प्रकार निकाला गया है, जिस प्रकार हटाया गया है, जिस प्रकार इस्तीफा लिया गया है, वो अपना रहस्य है। और पूरी दुनिया के मुल्कों में मैं समझता हूँ कि चर्चा हो रही होगी, भाई एक इतना बड़ा मुल्क लोकतांत्रिक, वहाँ के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, कारण क्या रहा है? ये तमाम बातें क्वेश्चन मार्क करती है कि आपका संविधान में विश्वास है क्या। सरकार मंत्री का हमने कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये क्या कहलाता है? ये विपक्ष जो आपका मुख्य है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है? इतनी समझ होनी चाहिए थी सत्ता पक्ष में, मोदी जी में। आपके तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उनको घमंड था, वो घमंड तो चुपना चूर हो गया उनका। अब क्या कहते हैं? अब नहीं कहते, अब क्या कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कभी कांग्रेस मुक्त, कभी विपक्ष मुक्त। ये तो आप जानते हैं, आपको काफी जो ये तानाशाही प्रवृत्ति है, ये उसका द्योतक है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जो आतंक मचाया, तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट होती है, प्रीमियर एजेंसी हैं। जो इनकम टैक्स चोरी करता है, क्राइम करता है सीबीआई के लिए, बड़े लेन देन करता है धन का, उनके लिए एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनको मतलब नहीं है। तीनों एजेंसी का दुरुपयोग किया गया, तो विपक्ष के नेता उनके खिलाफ है, इतने छापे डाले गए, ऐसी स्थिति कर दी। अभी पार्लियामेंट में जवाब आया, 193 केस दर्ज किए इन्होंने, ईडी ने छापे डाले उनके घरों पे। घर में बूढ़ी माँ होती है, औरतें होती है, भाई बहन होते हैं, क्या बीतती है? 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन अंदर घरों में रहते हैं लोग। अरेस्ट कर लेते तो 2-2 साल जमानत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा तुम गलत काम कर रहे हो। बताइए, डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी में बात होती है क्या? हमारे वक्त में अटैक हो गया आतंकवादियों का मुंबई के अंदर, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया, बाद में गृह मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गए। वे लोग क्या कहेंगे, कहाँ कमी रही आपसे? और यहाँ पर पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया गया और कोई जांच नहीं, कहाँ चूक हुई है? कल प्रियंका गांधी ने कहा, उसके अंदर राहुल गांधी ने कहा, सब नेता कह रहे हैं, खड़गे साहब तो बोलते रहते हैं राज्यसभा के अंदर भी, पब्लिक में भी। ये बताओ कि चूक क्या हुई आपकी, और चूक के कारण से किसका इस्तीफा लिया आपने? गृह मंत्री का लिया, एजेंसियों का लिया? इनको कोई मतलब ही नहीं, जवाब देते ही नहीं है। प्रधानमंत्री बोले हो, चाहे गृह मंत्री बोले हो, चाहे रक्षा मंत्री बोले हो, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप पूछ सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में जवाब नहीं दोगे तो जहाँ हिटलर सही होती है, जो ताना सही कहते हैं, वो शासन अलग होता है, वहाँ जवाब की तरफ नहीं होती है। तो ये डेमोक्रेसी है यहाँ पर, आप उसी ध्वजा उड़ा रहे हो। इधर राहुल गांधी को कहना पड़ता है संविधान को बचाओ देश के अंदर, वो आगा कर रहे हैं आप। आगे तो हर बार उन्होंने किया राहुल गांधी ने, चाइना में भूमि गलवान में कब्जा कर ली, उसके लिए किया आपको, आप इनकार करते हो। सच्चाई दूसरी है। कोरोना आ गया, उसमें आगा किया आपको कि इससे ये प्रॉब्लम आएगी, तैयारी कर लो, तैयारी नहीं करी, सेकेंड फेज आया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए देश के अंदर, कितनी लाशें आपके प्रयागराज के अंदर बहाई गई, किसी को नहीं मालूम है। ये तो झूठ बोलने माहिर लोग हैं। अभी जब आपका मेला चल रहा था प्रयागराज का, 36 लोग के नाम आ गए, नाम ही नहीं बता रहे। और जिन्हें सर्वे किया उनके 82 तो नाम आ गए हमारे पास मरने वालों के। आप मरने वालों के भी नाम छिपाने में तकलीफ, आपको नाम नहीं बताना चाहते आप। इस प्रकार की जो इनकी सोच है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई है, इसीलिए उठाई है कि तमाम जातियाँ 1931 में हुआ था, इनका सर्वे हुआ था, जातियों में सर्वे हो, SC, ST, OBC या EWS, चाहे कोई जाति का हो, जनरल कास्ट का भी कोई हो, गरीब है, उन सब का सर्वे होगा तो सरकार को योजना बनाना में आसानी हो जाएगी। खड़गे साहब ने कहा कि जो जातियाँ आगे बढ़, जो जाति का जो व्यक्ति आगे बढ़ गए हैं, पूंजीपति बन गए हैं, उद्योगपति बन गए हैं, हमें खुशी है वो आगे बढ़ गए। हम चाहते जो आगे नहीं बढ़े हैं उनको आगे कैसे बढ़ाए, इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात करी, इसलिए क्या करी है। आप सोच सकते हो, एक तरफ तो कांग्रेस चाहती है कि गरीबी अमीरी का बीच में बहुत बड़ा खाई बनते जा रही है। जो सरकार की नीति होती है उस पर डिपेंड करता है सब। चाहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है वो कब तक गरीब रहेगा, छोटे से भी सबको मिले। इसलिए आज चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, उन जातियों का भी कैसे प्रगति हो। आज छुआछूत होता है गाँव में, आज भी हम देखते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, काफी खत्म हो गया है। ये सब समाप्त होना चाहिए। सामाजिक कलंक है ये, मानवता का कलंक है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के छुआछूत कर रहा है, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। ये बातें कड़वी बातें हैं, सुनने में कई लोगों को अच्छी नहीं लगती है, हकीकत है। जो धरती पे आया है सबके खून का रंग एक है। जो गाना भी है मेरे ख्याल में फिल्म का, लहू का रंग एक है, गरीब क्या अमीर क्या। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन, अब आप बताइए, आज बिहार में भी चल रहा है SIR सर्वे, सुप्रीम कोर्ट बार बार सुनवाई कर रहा है। अगर मान लीजिए जो फैसला हुआ था, इलेक्शन कमेटी कौन बनेगा, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, तीनों होंगे उसके अंदर। आज नौबत नहीं आती। आज क्यों हो रहा है लोगों को,
संदेह क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी को आर्टिकल लिखना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा? आप बताइए। सीबीआई का फैसला था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, रातों रात आपने पार्लियामेंट में कानून पास किया और सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका नाम हटा करके आपने अमित शाह का नाम लिख दिया उसके अंदर। आप बताइए, अब जो मीटिंग होगी एक तरफ अमित शाह और मोदी जी होंगे, एक तरफ राहुल गांधी अकेले होंगे, फैसला क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये स्थिति है। इसको क्या कहोगे आप? संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया आपने। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहता तो भाई विपक्ष का तीसरी पार्टी और कोई तो समझ में आता। वो कह रहा सीबीआई खुद बैठेंगे तभी आपको मंजूर नहीं होगा। तो ये जो स्थिति बनी है, अब बातें कहीं थी कम में, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप लोग अभी से सावधान हो जाएं। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, क्या हो रहा देश के अंदर, अध्ययन होना चाहिए, अब चिंता होनी चाहिए प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, तब जाके देश बचेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा बीकानेर के लोगों को। मैं बीकानेर में 40 साल आता हूँ, ज़्यादा हो गए होंगे। यहाँ अकाल सूखा पड़ता रहा तो मैं जाता फड़ोदी भाव वगैरह जाता हूँ, तो यहाँ कॉलेज भी आता था हमेशा। यहाँ के लोग भी बड़ा सेवाभावी आप लोग हैं। अकाल सूखे में गायों की चिंता भी आप करते थे, चारे का प्रबंधन भी करते थे। बड़े बड़े कैंप भी सरकार ने लगाए यहाँ पर, इतने बड़े कैंप लगाए कि वहाँ दुकानें खुल गई, वो भी मुझे ध्यान है। बहुत घुमा हूँ मैं यहाँ पर। गो भक्त बहुत है आप लोग, पूरे देश में गो भक्त लोग हैं। और देश में सबसे पहले मैंने अनुदान दिया है गौशालाओं को, तो मैंने मेरे वक्त में दिया है। पहले 3 महीने का सब खुश हो गए प्रबंधक गौशालाओं के, फिर मैंने 6 महीने किया, अब मैंने 9 महीने कर दिया, सब खुश हो गए। वोट दे या नहीं दे छोड़ो, वोट वो दे या नहीं दे छोड़ो, वो तारीफ बहुत करता है 100 करोड़ की। तो वोट का वक्त आता था वो हिंदू राष्ट्र की बात सोचती है। मुझे मालूम है ये बात, मैं वो चिंता नहीं करता हूँ, मैं तो मेरा काम करता हूँ। हमने 9 महीने का कर दिया, नंदियों को 12 महीने का कर दिया। 900 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में दे रहे कोई, 900 करोड़ रुपये गौशालाओं को। सारे गौशाला वाले खुश थे, क्योंकि पहले बहुत तकलीफ होती थी उनको पैसा इकट्ठा करने के अंदर। अब कहीं 100 मिल रहा करोड़, के 150 मिल रहा, कोई 25 मिल रहा है, कोई 50 करोड़ मिल रहा है, सब गौशालाओं में मिल रहा पैसा। ये पर मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था उस वक्त में। अब आप मुझे बताओ, मैंने खुद ने सुना, जैसे मैंने कहा आपको 15 लाख आ जाएंगे और काला धन आ जाएगा। सरकार बंदी कमेटी बनी थी जज के अध्यक्षता में, स्विस बैंकों ने काला धन आने की 11 साल में उसकी चर्चा भी हुई होती है कमेटी की। तो क्या हुआ उसका? 1 रुपये भी आया आपका स्विस बैंकों से? 1 रुपये भी आया? क्या हो रहा है? उस वक्त बोलते थे मोदी जी का जुमला जो बहुत भावना भरा होता था हिंदू समाज के लिए, कि गोवंश जो है पिंक रिवॉल्यूशन, कि कांग्रेस राज में ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात छोड़ो, गायों के कटने के जो मीट जाता बाहर, उसको कहते पिंक रिवॉल्यूशन कह दिया, नाम दिया। और बड़े जोर शोर से बोलते थे भाई और बहनों, क्या हो रहा देश के अंदर? गो वंश का निर्यात, गो मांस का निर्यात 13-14 तक तो बढ़ गया था 1365 मैट्रिक टन। उस पर आरोप लगता था हमारे ऊपर कि सरकार इनकी बनने जा रही थी उस वक्त में। इतना कांग्रेस के राज में ये यूपी गवर्नमेंट में हो रहा है। अब कई लोग पूछते हैं, पर क्या क्या पूछे लोग? तो फासिस्ट लोग हैं, जवाब देते नहीं हैं, इस्तीफा दिलवाते नहीं है, कोई चीज का जवाब नहीं देंगे, ना पार्लियामेंट में ना बाहर। ये भी डेमोक्रेसी मूल्यों के खिलाफ है कि आप जवाब नहीं देते हो। जवाबदेही होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। सरकार को हमेशा डेमोक्रेसी में जवाबदेही बने रहना चाहिए। ये कायदा होता है, संविधान की मूल भावना है, जो परवाह नहीं है। और तो और अब आप बताइए, तो 2013-14 में
गौ मांस का निर्यात होता था 1365 मेट्रिक टन। अब 11 साल के बाद में अब होता है 1.64 मिलियन मेट्रिक टन। कितने गुना हो गया आप सोच लीजिए। आप मोदी जी के राज में गौ मांस का निर्यात हो रहा है 1.64 मिलियन मेट्रिक टन। कितना गुना हो गया आप बताइए। कोई कहने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। ये जो इनके बनते RSS और बीजेपी के नेता, मैं पूछना चाहूँ उनको, इन बातों का जवाब है क्या आपके पास? मोदी जी के पास में है, अमित शाह जी के पास में है, RSS के पास में है, मोहन भागवत जी के पास में है, बीजेपी नेताओं के पास में है। इतना बड़ा आरोप लगाते थे हमारे ऊपर। और मांस का निर्यात, मांस तो गाय करती होगी तभी निर्यात होता होगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है, अमित शाह की गवर्नमेंट कर रही है। वो बोलने वाला नहीं, हिंदू की बात करेंगे, उससे बड़े लोग भड़क जाते हैं। अब मैं समझता हूँ धीरे लोग समझ गए इन चालों को, इनका चाल चरित्र चेहरा। जब ये बोलते थे पहले तो लोग समझते थे पता नहीं सत्ता में आएंगे तो चाल भी अलग होगी इनकी, चेहरा अलग होगा और चरित्रवान होंगे ये लोग। और इनकी पोल खुल चुकी है। बैंकर तो करें भ्रष्टाचार, आप हम लोग सोच नहीं सकते। आप गांव में बैठे हो, मालूम होगा आपको। जब जो चल रहा शासन राजस्थान में भी, हमारे वक्त में शासन था तो सुनवाई होती नहीं होती थी। करप्शन, मैं तो गारंटी नहीं देता कि कोई करप्शन सब समाप्त हो गया होगा हमारे वक्त में, पर जो अंकुश हम लगाते थे आज बेलगाम हो गया करप्शन। सुनवाई होती नहीं है, काम होते नहीं है। हमारी स्कीमों को ये बंद कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। पेंशन लाखों लोगों की कम कर रहे हैं लोग। वो ठेला देते थे हम लोग अन्नपूर्णा योजना का, उसको बंद कर दिया। आती इंदिरा रसोइयों को भी कमज़ोर कर दिया, संख्या बढ़ाई नहीं इन्होंने। पेंशन बढ़ाइए बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को, उनकी संख्या कम कर रही है। तो बातें कहने को बहुत सारी है। ये संविधान बचाओ रैली जो है सोच समझ के कांग्रेस हाईकमान ने तय की थी, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने। और बात बंद हो गया। चलो कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात की।